हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 8 के इतिहास के पाठ 7 देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना इसको बिल्कुल आराम से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले के अध्यायों में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े थे। इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे, उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देशी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। आगे चलते हैं। इसके लिए कौन से बदलाव लाए जाने थे। भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे। अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही। आगे देखते हैं कि अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे। आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं वे पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसा पढ़ाया जाए। प्राच्यवाद की परंपरा। सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। देखिए, भाषाविद क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकर और विद्यार्थी होता है। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। चित्र 1, इसमें विलियम जोन्स फारसी भाषा सीख रहे हैं। देखिए, यहाँ बात हो रही है विलियम जोन्स नाम के एक व्यक्ति की जो जूनियर जज के पद पर थे सुप्रीम कोर्ट में, जो कलकत्ता में स्थापित किया था अंग्रेजों के द्वारा। वे कानून के माहिर होने के साथ साथ वे उनको काफ़ी भाषाओं का भी ज्ञान था, जिनमें उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, अंग्रेजी और फारसी भी वो सीख रहे थे। आगे है कि कलकत्ता आने के बाद वे घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया था। देखिए, जो विलियम जोन्स थे उन्होंने संस्कृत के विद्वानों के साथ बैठकर जो संस्कृत की जो बारीकियां थी, व्याकरण थी, जो काव्य थे, उनका वो अध्ययन करने लगे थे। और कुछ समय में उन्होंने भारत की जो प्राचीन किताबें थी कानून के ऊपर, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, विज्ञान या अलग अलग जो पुस्तकें थी उनका अध्ययन उन्होंने शुरू कर दिया। आगे चलते हैं कि जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसे दिलचस्पियां रखते थे। हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथलियन हॉलैंड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं में का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नाम शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। देखिए, जो विलियम जोन्स थे उनको लगता था कि उनके जैसे और भी अंग्रेज ऑफिसर हैं जो वहाँ दिलचस्पियां दिखा रहे हैं भारतीय भाषाओं को सीखने में। और इसमें थे हेनरी टॉम्स और नेथनियल, वो भी संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। इन दूसरे अंग्रेज अफसरों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक एक शोध पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी,
परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे हुए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथ को खोजना व समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानून के इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है कि इन रचनाओं को पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। देखिए, जो जोन्स और कोलब्रुक थे, उनको भारत की जो प्राचीन संस्कृतियाँ थी उनके प्रति काफ़ी उनका आदर भाव था। वे समझते थे कि पहले भारत की जो सभ्यता थी वो अपने शिखर पर थी, लेकिन धीरे धीरे उसका पतन होता चला गया। उनको लगता था कि इन्हीं प्राचीन पवित्र कानून ग्रंथों को समझना बहुत ज़रूरी है और इनके जो ये विचार थे, इनमें जो रचनाएं थी, उन्हीं के आधार पर दोबारा से भारत में भावी विकास पैदा हो सकता है, ये उसका आधार बन सकती हैं। आगे चलते हैं कि इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद मिलेगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिकाएं निभा रहे थे। देखिए, जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही भारत के जो प्राचीन ग्रंथ थे उनको ढूंढने, व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ उन्होंने मिला लिया। उनको लगता था कि इससे उनको अंग्रेजों को भी भारतीय संस्कृति से सीखने की मदद मिलेगी और जो भारतीय थे वो भी जो उनकी जो विरासत थी, जो उसको अपनाने, जो उनकी प्राचीन विरासत थी और जो अतीत में जो उनका जो वैभव था वो जो लुप्त हो गया था, उसको समझने में मदद करेगी। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान के बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। इन अधिकारियों ने यह भी माना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी तक अंग्रेज देशी जनता का दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, ये जोन्स और कोलब्रुक थे और जो अन्य अधिकारी थे उन्होंने यही दलील दी कि अंग्रेजों को भी पश्चिमी ज्ञान के बजाय भारतीय ज्ञान को ही ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो हिंदू और मुसलमान थे वे उसी चीज़ को आसानी से समझ भी लेंगे और उसका आदर भी करेंगे। तो इसलिए जो यहाँ की जो देशी जनता है उसका अगर अंग्रेजों को दिल जीतना है तो यही एक अच्छा तरीका है और उनको भारतीयों को दूसरे विषयों को शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए और इन्हीं संस्कृत और फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए यहीं पर संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। मदरसा क्या होता है कि सीखने का स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। यह किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई भी संस्थान हो सकता है। देखिए, जो अंग्रेज सोच रहे थे कि भारतीय सभ्यता संस्कृति को ही बढ़ावा देना चाहिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी, फारसी और इस्लामिक कानून को अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए जगह जगह शिक्षा के संस्थान खोले गए। चित्र 3, वॉरेन होस्टिंग का स्मारक रिचर्ड वॉसमोटक 1830 जब अब कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में। इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हेस्टिंग की भव्य प्रतिमा है जो प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे। इसके एक तरफ पंडित और दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहा है। हेस्टिंग तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे जिन्हें वह कई बार केवल बोलियां समझते और वर्नाकुलर का नाम देते थे। स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में जानना चाहते थे और प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या की मदद चाहते थे। हेस्टिंग ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की और उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाजों और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन के आधार होने चाहिए।
1791 में बनारस और हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। परंतु कंपनी के अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटी आलोचक भी थे। देखिए, 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहाँ पे संस्कृत के ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके, लेकिन जो कंपनी के कई अफसर थे वो इन विचारों से सहमत नहीं थे और वह इन प्राच्यवादियों की आलोचना भी करते थे। आगे है कि पूर्व की जघन्य गलतियां। 19वीं सदी की शुरुआत में ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाज को ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था। इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। देखिए, कई जो अंग्रेज अफसर थे उनके हिसाब से जो भारत का जो प्राचीन जो समाज था, जो इनके साहित्य थे वो अगंभीर और सतही थे। उनको लगता था कि इनके जो बढ़ावा देने के अध्ययन को बढ़ावा देने के ऊपर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। प्राच्यवादियों पर हमला करने में जेम्स मिल प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देशी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं का ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह से की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली हैं। देखिए, इनमें एक जेम्स मुल के जो प्रमुख जेम्स मुल जो अंग्रेजी अफसर थे, उनको लगता था कि अंग्रेजों को देशी जनता को खुश करने और दिल जीतने के लिए उनके हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए, बल्कि यह सोचकर शिक्षा देनी चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली हैं, उनको वही पढ़ाया जाना चाहिए ताकि उनके उन्नति हो। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने इन आलोचकों में सबसे मुखरते और प्रभावशाली विचारक थे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे जिसकी सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। देखिए, 1830 में जो प्राच्यवादी थे उनका विरोध और भी हो गया था और जो थॉमस थे उन्होंने सोचा कि भारत जो था बिल्कुल असभ्य देश था और उसको सभ्यता का पाठ पढ़ाना ज़्यादा जरूरी था। आगे है कि मैकॉले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति का समकक्ष नहीं थी। मैकॉले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के बराबर है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार के प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। देखिए, जो मैकॉले थे वो भी प्राच्यवादियों के खिलाफ थे। उनके हिसाब से यूरोप का कोई भी पुस्तकालय था, अगर उसका एक ही खाना था, वो पूरे भारत और अरब के पूरे देशी साहित्य के बराबर था और इसलिए उनको ज़्यादा सरकारी पैसा खराब नहीं करना चाहिए। भारत को इसी जो इनकी जो समाज था और उसी का ज्ञान देते हुए। आगे है, गहन ऊर्जा और आवेशपूर्वक मैकॉले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्य कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियां, मूल्य और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। देखिए, मैकॉले को लगा कि जो अंग्रेजी भाषा को सिखाना ही ज़्यादा आज की ज़रूरत है क्योंकि अंग्रेजी के ज्ञान से ही भारतीय दुनिया के जो श्रेष्ठ जो साहित्य हैं उनको पढ़ने का मौका मिलेगा, जिससे लोग यहाँ सभ्य हो जाएंगे और उनकी जो रुचियां हैं, जो उनके मूल्य हैं, जो संस्कृति है, उसको बदलने का ये एक अच्छा रास्ता हो सकता है। मैकॉले ने मिनट्स विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। यह फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजों को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे और बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप
शरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी थी। देखिए जो मैकॉले थे उन्होंने 1835 का अंग्रेजों का जो शिक्षा का जो अधिनियम था वो पारित कर दिया गया और यह फैसला दिया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। और वहाँ पे अब जो स्कूल थे वहाँ पे भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी थी। आगे है व्यवसाय के लिए शिक्षा। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। देखिए अब 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लंदन में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उन्होंने भारत के गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा और उन्होंने कहा कि जो प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर उनको यूरोपीय शिक्षा को अपनाएंगे तो उनको व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। और इसको ये जो संदेश था वह वुड्स डिस्पैच के नाम से भी जाना जाता है। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य से के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियां और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के ये लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। देखिए जो दस्तावेज था वुड डिस्पैच वो यूरोपीय शिक्षा का एक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया। उसके मुताबिक जो यूरोप की जो शिक्षा थी उसके माध्यम से भारतीय जो व्यापार और जो वाणिज्य के जो विस्तार से होने वाले जो लाभ थे उसको समझने में उनको मदद मिलेगी और जो ब्रिटिश वस्तुओं की इससे मांग भी पैदा होगी और तब तक लोग यूरोप में जो बनी है चीज़ें उनको भी अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। आगे है कि वुड ने नीति पत्र में यह तर्क भी दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीय के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। इससे वो ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं होगी। दस्तावेज के मुताबिक पूर्व का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। देखिए जो वुड डिस्पैच था उसमें यह भी तर्क दिया गया था कि जो भारतीय जो यूरोप शिक्षा से जो भारतीयों के जो नैतिक के जो चरित्र में काफ़ी उत्थान होगा, वे इससे सत्यवादी बनेंगे, ईमानदार बनेंगे और कंपनी के पास भी भरोसेमंद कर्मचारी हो जाएंगे। इसके मुताबिक जो पूर्व का जो साहित्य था उसमें काफ़ी त्रुटियां थी और इससे लोगों के मन में काम के प्रति कोई भी दायित्व या समर्पण का भाव पैदा नहीं हो सकता और न ही जो शासन के लिए जो आवश्यक जो निपुणता चाहिए थी वो पैदा हो सकती है। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए। देखिए चित्र 5 में है 19वीं सदी में बम्बई विश्वविद्यालय। देखिए 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। उन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा की को विकसित करने के लिए भी काफ़ी कदम उठाए और जब 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे तो उस समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। जो स्कूली शिक्षा थी उसकी प्रणाली में भी काफ़ी प्रयास दिखाई दे रहे थे। यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में एक तर्क। 1854 में वुड के नीति पत्र में प्राच्यवादी ज्ञान का विरोध करने वालों की निर्णायक विजय का संकेत
था, इसमें कहा गया कि हमें जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रचार करना चाहते हैं, उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठ कलाओं, सेवाओं, दर्शन और साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है। आगे है नैतिक शिक्षा की मांग। 19वीं सदी में भारत के सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। देखिए 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरोध में थी। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण करने वाले भू क्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः सेरामपुर में अपना मिशन खोला। यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। वर्ष 1800 में एक छापाखाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी थी। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देशी लोगों को भड़का सकती है। चित्र 6 स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम कैरे, जिसने सेरामपुर मिशन की स्थापना में मदद की थी। चित्र 7 कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित सेरामपुर कॉलेज। आगे है स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। क्या आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि अंग्रेजों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं, और अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? विलियम एडम की रिपोर्ट। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हीं देशी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। यह बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदायों द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा भी प्रारंभ की थी। देखिए विलियम एडम नाम के एक प्रचारक थे। वो 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से भारत आए थे। उन्होंने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया और एक रिपोर्ट तैयार की और वह काफ़ी दिलचस्प थी। उन्होंने पाया कि जब बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं, ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे और उनमें 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी अगर इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की जो कुल संख्या वो यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी। ये पाठशालाएं या तो समुदाय चलाते थे या संपन्न लोग चलाते थे, और कई पाठशालाओं में स्वयं गुरु भी होते थे। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। आज आप जिन चीज़ों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशालाओं की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सियां नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतजाम नहीं होता था, सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएं बरगद की छांव में ही चलती थी, तो कई गांव के किसी दुकान या मंदिर के कोनों में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ना है यह बात विद्यार्थियों की ज़रूरतों को देखते हुए गुरु ही तय करते थे। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था, सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे। देखिए जो शिक्षा थी वो आज की जैसे नहीं थी। कोई बेंच नहीं थे, किताबें नहीं थी, ब्लैक बोर्ड नहीं था, कोई स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी, कोई सालाना परीक्षा नहीं होती थी, कोई फीस भी फिक्स नहीं थी।
वो जो कक्षाएँ थी, वो या बरगद के पेड़ के पास होती थी या किसी के घर में, मंदिर में, दुकानों पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की जो फ़ीस थी वो माँ-बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीर थे उनको ज़्यादा फ़ीस देनी पड़ती थी और जो गरीब बच्चे थे उनको कम फ़ीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक रूप से होती थी और विद्यार्थियों की जो ज़रूरतें हैं उनको देखते हुए ही गुरु तय करते थे। विद्यार्थियों को अलग-अलग कक्षा में नहीं बिठाया जाता था, सभी एक जगह ही बैठते थे। एडविन ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती हैं क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्रायः खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम यह थे कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। देखिए जो शिक्षा प्रणाली थी वो काफ़ी लचीली थी और वहाँ की जो स्थानीय जो आवश्यकताएं हैं उसके ही अनुकूल थी। जब फसलों की कटाई का शुरू होता समय तो कक्षाएं बंद हो जाती थी और बच्चे खेतों में काम करने लगते थे और जो कटाई और अनाज निकल जाते थे उसके बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो सकती थी। इसका परिणाम था कि हर साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। चित्र 8 इसमें है एक ग्रामीण पाठशाला। यह फ्रांसवा साल्विन नामक डच पेंटर द्वारा बनाया गया चित्र है। फ्रांसवा 18वीं सदी के आखिर में भारत आए थे। अपने चित्र में उन्होंने लोगों के दैनिक जीवन को दर्शाने का प्रयास किया है। आगे चलते हैं कि नई दिनचर्या, नए नियम। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, इसलिए कंपनी के स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। देखिए शुरुआत में तो अंग्रेजों ने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया पाठशालाओं के ऊपर, लेकिन 1854 के बाद उन्होंने जो देशी शिक्षा थी व्यवस्था में सुधार लाने का उसमें फैसला कर लिया। कंपनी ने जो वहाँ की जो दिनचर्या थी, नए नियम थे और नई निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को व्यवस्थित करना का सोच लिया था। इसके लिए क्या किया जा सकता था, कंपनी ने क्या कदम उठाए? सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा जाता था। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना था और वहां अध्ययन की स्थितियों में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया जाता था कि वह समय समय पर अपने स्कूलों के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्ययन पाठ्य पुस्तकों पर निर्धारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं का रूपरेखा तैयार की जाने लगी। विद्यार्थियों से कहा गया कि वह नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आए, तय सीट पर बैठे और अनुशासन के नियमों का पालन करें। देखिए अब कंपनी ने कुछ ऐसे कदम उठाए जो पहले नहीं थे। उन्होंने काफ़ी सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया और हर एक पंडित को 4 से 5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया। इन पंडितों का काम था पाठशालाओं का दौरा करना और वहाँ की जो अध्यापन की जो स्थितियाँ हैं उसमें सुधार लाना। वे समय समय पर स्कूलों की जो रिपोर्ट थे वो भी भेजते थे और कक्षाओं की नियमित समय सारणी और जो कक्षाएं थी उनको नियमित समय सारणी के अनुसार पर पढ़ाया जाने लगा। अब विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा भी तैयार करनी जाने लगी। अब विद्यार्थियों को शुल्क भी देना था, नियमित रूप से कक्षाएं में भी आना था और तय की गई सीटों पर भी बैठना था और अनुशासन के जो नियम थे उनका भी पालन करना था। हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी वह सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों के से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ने लगे। देखिए अब इनको जो नई पाठशालाएं जो थी उनको सरकारी अनुदान भी मिलता था, लेकिन जो गुरु सरकारी निर्देशों का पालन नहीं करते थे उनको कोई सरकारी सहायता नहीं मिलती थी और उनको नियमों से चलने वाली पाठशालाओं का इसका सामना करना पड़ता था और वो उसके सामने कमज़ोर पड़ने लगे थे।
इन नए नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे, क्योंकि शालाओं की समय सारणी काफ़ी लचीली होती थी। नई व्यवस्था से अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आएं। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों का स्कूल में आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो इसे अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी बच्चे पढ़ना लिखना ही नहीं जानता था। देखिए, इससे जो लचीलापन था वो खत्म हो गया था नए नियमों से, क्योंकि जो गरीब बच्चे थे वो खेतों में काम करने जाते थे कुछ समय जब खेतों की कटाई होती थी, और जब वो नहीं जाते थे तो उसे अनुशासनहीनता माना जाता था। आगे है कि राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। केवल अंग्रेजी अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी के शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों में बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापार प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे थे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और अंग्रेज विश्वविद्यालय खोलें तथा शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करें। इस दिशा में हुए प्रयासों के बारे में आप अध्ययन 9 में पढ़ेंगे, परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर इन लोगों में से एक थे। देखिए, केवल अंग्रेजी अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोचते थे, बल्कि भारत के जो विभिन्न भागों के बहुत सारे जो विचारक थे वो शिक्षा के प्रसार पर भी काफ़ी जोर देने लगे थे। उन्होंने जो यूरोप में आ रहे जो बदलाव थे उससे प्रभावित भारतीय मानते थे कि शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वो नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलें और शिक्षा पर भी ज़्यादा पैसा खर्च करें। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव से आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया गया है, इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक पश्चिम से अभिभूत, पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधार थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, महात्मा गांधी जी थे वो मानते थे कि जो अंग्रेजी शिक्षा ने उनको गुलाम बना दिया है और भारतीयों के मस्तिष्क में नफरत पैदा कर दी गई है। अब इससे जो भारत के लोग हैं वो पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने लगे हैं और खुद की संस्कृति और संस्कृति के प्रति उनका जो गौरव भाव है वो नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी के अनुसार यह शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा विष से भरी हुई है और यह पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया गया है। उन्होंने जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ तो जो शिक्षा संस्थानों में जो विद्यार्थी पढ़ रहे थे उनसे आग्रह किया कि वो शिक्षा के संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताए कि वह गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं है। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। देखिए, महात्मा गांधी मानते थे कि जो शिक्षा थी वे केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए और अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को अपाहिज बना दिया है। वे अपनी ही भूमि पर अजनबी हो गए हैं। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले या जो भारत की जो संस्कृति थी उससे घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय जो थे वो अपनी जनता से जुड़े रहने के जो तौर तरीके थे वे भूल चुके थे।
महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान के बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती हैं। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगे। देखिए, महात्मा गांधी कहते थे कि जो पश्चिमी शिक्षा है वो सिर्फ जो उससे जो व्यक्ति का जो दिमाग है और जो आत्मा है वो विकसित नहीं हो रही, बल्कि जो गांधी जी का तर्क था उनका यह था कि जो शिक्षा से तो बल्कि व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होने चाहिए। उनकी राय में जो शिक्षा है वो सिर्फ पढ़ने लिखने की क्षमता ही नहीं, शिक्षा तो वो होती है जिससे लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं वो किस तरह काम करती हैं। इससे उनका मस्तिष्क और जो समझने की जो क्षमता है वो दोनों विकसित होनी चाहिए। चित्र 10, महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर और लड़कियों की एक टोली के साथ बैठे हुए 1940 का ये एक चित्र है। आगे है कि साक्षरता ही शिक्षा नहीं, महात्मा गांधी ने लिखा था, शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। साक्षरता ने न तो शिक्षा का अंत है और न ही इसकी शुरुआत। यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जाती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती। लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्त कौशल सिखाऊंगा और उन्हें शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में ही संभव है। प्रत्येक हस्त कौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से भी पढ़ाया जाना चाहिए। यानी बच्चों को प्रत्येक प्रक्रिया के क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था के आमील तौरों से भिन्न हो। टैगोर का शांति निकेतन। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की थी? देखिए, जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने यह संस्था 1901 में शुरू कर दी थी। टैगोर जब बच्चे थे स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे, वहाँ उनका दम घुटता था, उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसे लगता था कि मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे तो टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। कलकत्ता में अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रह सकें, जहां वे मुक्त और रचनाशील हों, जहां वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सकें। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षक कल्पनाशील हों, बच्चों को समझते हों और उनके अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने की में मदद दें। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता, चकित होने के उनके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। देखिए, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनको बचपन में स्कूल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उनका ध्यान कहीं और ही गुम हुआ रहते थे। जब उनके शिक्षक उन्हें पढ़ाते थे वो हमेशा सोचते रहते थे कि जो स्कूल है वो ऐसा होना चाहिए जहाँ बच्चे खुश रह सकें, जहाँ वे मुक्त हों और वो रचनाशील हों, जहाँ वे अपने विचारों और अपनी आकांक्षाओं को समझ सकें। वहाँ पे बचपन का जो समय है वो अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। उनको अंग्रेजों द्वारा जो शिक्षा व्यवस्था थी वह बड़ी कड़ी लगती थी और बंधनकारी लगती थी। वे उस अनुशासन से मुक्त होना चाहते थे। जो शिक्षा है वो कल्पनाशील होनी चाहिए। बच्चों को
बच्चों के अंदर जो उत्सुकता है, जानने की इच्छा है, उसका विकास होना चाहिए। टैगोर के मुताबिक जो वर्तमान स्कूल के जो बच्चे थे उसमें उसमें रचनाशीलता, चकित होने के जो उनके स्वाभाविक गुण थे वो मर रहे थे। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला किया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी, जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और विकसित कर सकते थे। तो अपने इन्हीं विचारों को लेकर टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की, जो कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूरी पर थी। यह बिल्कुल प्रकृति से घुली मिली थी। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क में भी थे। गांधी पश्चिमी सभ्यता और मशीनी व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संस्कृति और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। देखिए, जो टैगोर थे और महात्मा गांधी थे, इनके जो शिक्षा के जो विचार थे वो एक जैसे नहीं थे। जो गांधी जी थे वो पश्चिमी सभ्यता और मशीनों और प्रौद्योगिकी की उपासना करते थे, वो उनके कट्टर आलोचक थे। लेकिन जो टैगोर थे वो जो आधुनिक जो पश्चिमी सभ्यता थी और जो भारतीय जो परंपरा के जो श्रेष्ठ तत्व थे उनका मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिलें। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे, ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जाए। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या होता है? इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी है। देखिए, कुछ लोग चाहते थे कि जो अंग्रेजों ने जो शिक्षा व्यवस्था की है उसी को फैलाया जाए और उसमें थोड़े से बदलाव करने चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने का मौका मिले। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहते थे कि जो शिक्षा है वो भारतीय संस्कृति की ही शिक्षा होनी चाहिए, ताकि सच्चे अर्थों में। लेकिन जो राष्ट्रीय शिक्षा की जो बहस है वो स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। चित्र 12, कोयम्बटूर के एक प्रचारक स्कूल में खेल रहे बच्चे। 20वीं सदी का प्रारंभ। 19वीं सदी के मध्य तक ईसाई प्रचारक और भारतीय सुधारवादी संगठन लड़कियों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। आगे है कि सभ्य करने के लिए शिक्षा। 1870 में शिक्षा अधिनियम लागू होने तक आमतौर पर पूरी आबादी के लिए व्यापक शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। बाल मजदूरी बड़े पैमाने पर थी, इसलिए गरीब बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थे। परिवार चलाने के लिए उनकी आय महत्वपूर्ण थी। स्कूल भी बहुत कम थे। ज़्यादातर स्कूल चर्च या रईसों द्वारा स्थापित किए गए थे। शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद सरकार ने नए नए स्कूल खोलने शुरू किए और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। टॉमस आर्लैंड उस दौर के सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक विचारों में से थे। वह रग्बी नामक प्राइवेट स्कूल के मुख्य अध्यापक थे। माध्यमिक स्कूल की पाठ्यचर्या में 2000 साल पुरानी ग्रीक और रोमन शास्त्रीय कृतियों के विस्तृत अध्ययन की हिमायत करते हुए उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसा प्रतीत हुआ है कि हमारे अंग्रेजी स्कूलों में जो अध्ययन क्रम अपनाया जाता है, जिससे सबसे अच्छी बात यह है कि वह हमारे दिमाग को लगातार अतीत के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। हर रोज हम भाषाओं, इतिहास और कुछ साल पहले या हजारों साल पहले के विचारों को पढ़ते रहते हैं। ऑरलैंड का मानना था कि शास्त्रीय कृतियों के अध्ययन से दिमाग अनुशासित होता है। वास्तव में उस काल के ज़्यादातर शिक्षाविदों की मान्यता थी कि इस तरह का अनुशासन बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं और उन्हें नियंत्रण करना आवश्यक है। सभ्य वयस्क के रूप में विकसित होने के लिए उन्हें मालूम होना चाहिए कि समाज में सही और गलत क्या है, उचित और अनुचित आचरण क्या होता है। शिक्षा खास तौर से बच्चों के दिमाग को अनुशासित करने वाली शिक्षा का मकसद उन्हें इसी मार्ग पर आगे ले जाना था। क्या आप बता सकते हैं कि इस तरह के विचारों ने इंग्लैंड में गरीबों और
इन उपनिवेशों में देशी देशी जनता की शिक्षा के संबंधित सोच को किस तरह प्रभावित किया होगा। देखिए, पहले क्या होता था कि जो गरीब बच्चे थे वो स्कूल नहीं जा पा रहे थे, और जो ज़्यादातर जो ये जो स्कूल थे, अंग्रेजी स्कूल थे, उनका मेन मकसद यही था कि जो बच्चों को सभ्य बनाया जाए, उनको नियंत्रित किया जाए। और क्योंकि जो भारत की जो संस्कृति थी उसमें ज़्यादा अनुशासन, वो सोचते थे कि उसमें अनुशासनहीनता है, तो इसलिए जो अंग्रेजी शिक्षा थी वो ज़्यादा लोगों को सभ्य बना रही है, बच्चों में अनुशासन पैदा कर रही है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। मेरी दूसरी वीडियोस भी हैं, हिंदी, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आप उनको भी देखें, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।